हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी प्लस आर ग्रुप और माइनस आर ग्रुप के बारे में। अब हम इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे और इस तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उनकी स्टेबिलिटी किस चीज़ों पे डिपेंड करती है और किससे अपन कंपेयर करते हैं कि ये एक्स इज़ मोर स्टेबल देन वाई। क्लियर? तो हम इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स होते हैं स्टेबिलिटी बताने की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहला रूल है स्ट्रक्चर विच डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कौन कौन सी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो सबसे पहले बच्चों आप नोट कर लीजिए, ये तीनों लोग O प्लस एन प्लस और F प्लस ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ। याद रखिएगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ। कहने का मतलब F पे प्लस चार्ज, N पे प्लस चार्ज, O पे प्लस चार्ज बिना ऑक्टेट के आपको नहीं दिखेगा। क्लियर? whenever covalency decreases an atom positively charged then octet is incomplete। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी तब केवल और केवल कौन एग्जिस्ट करेगा बच्चों? वो है आपका कार्बन। कार्बन एग्जिस्ट करेगा विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कार्बन ही केवल एग्जिस्ट कर सकता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, यानी कि C प्लस कार्बोकैटायन। क्लियर? दूसरा रूल ये है टू लाइक चार्जेस नियर टू ईच अदर। ये नियर लिखा हुआ है बच्चों ना, हियर मत समझ लेना। नियर टू ईच अदर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि प्लस के पास प्लस नहीं रहेगा, माइनस के पास माइनस नहीं रहेगा, दोनों रिपेल करेंगे यानी कि स्टेबिलिटी को कम करेंगे। क्लियर? ये एक सामान्य सी जानकारी है जो आगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी फाइंड करने में काम आएगी। तीसरा, ऑक्टेट एक्सपेंशन नॉट वैलिड फॉर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। ये आप केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते हैं। ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, कौन लोग नहीं कर सकते? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। सेकेंड पीरियड के मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसमें NH3 नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, प्लस चार्ज जुड़ा हुआ है। इसने इसकी हेल्प करने की कोशिश करी तो ये स्ट्रक्चर बना। बच्चों ये स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 5। तो ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड बनाता हुआ दिखे, खत्म, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों की बात करते अपन। ये लोन पे इसकी हेल्प करेगा तो अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है बच्चों और प्लस चार्ज है। आप कहोगे प्लस चार्ज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन अब यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कैसा हो गया बच्चों? कंप्लीट। अब कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। तो विच इज मोर स्टेबल? सेकेंड इज मोर स्टेबल देन 1। क्लियर? कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताओ। ये देखिए जरा, ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एक में यहाँ प्लस चार्ज है, इधर सारे बॉन्ड है और इधर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। तो जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था, ये वाली चीज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहाँ पे क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये तो क्या करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो ये कहानी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। तीसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये देखिए, ये प्लस माइनस है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल कंपाउंड होगा विद मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये भी हमने रूल में पढ़ा है। क्लियर? तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। एक और रूल देखिए, न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एटम इज मोर स्टेबल। क्लियर? ये इस एग्जाम्पल की बात कर रहा है, इन दोनों का कंपेयर कर रहा है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? अब ये कह रहा है ड्यूरिंग पाई बॉन्ड रेजोनेंस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस and ionic structures are formed. Structures are valid if electronegative element are negatively charged and carbon has positive. Okay? ये कह रहा है कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें से नेगेटिव चार्ज किसको मिलना चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन को।
तो ऑक्सीजन को जब नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बन को कौन सा मिल सकता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इसको हम आगे भी चर्चा करेंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर? एक ये क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम समझते हैं क्या हो रहा है। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इधर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा, ये पॉजिटिव जनरेट हुआ बच्चों, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब इसकी हेल्प करने के लिए ये कंपाउंड इधर से बॉन्ड आएगा तो अगला स्ट्रक्चर ये बना। अब आप हाइपोथेटिकली सोचो, क्या ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है? नहीं। इस वाले स्ट्रक्चर को देखो बच्चों, O पे प्लस चार्ज है और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें भी O पे प्लस चार्ज है। तो एक चीज़ तो क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो गई कि ये 4 और 5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्लियर? अब सवाल आता है 1, 2 और 3 में से स्टेबिलिटी बताना। 1 न्यूट्रल है और 2 और 3 पे चार्ज है, तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बच्चों? 1, क्योंकि ये न्यूट्रल है। क्लियर? 2 और 3 में से अगर अपन बात करें, 2 में देखिए प्लस और माइनस, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी है। क्लियर? अब आप ये देखो, यहाँ पे 2 अपोजिट चार्ज पास में है, तो इसका मतलब ये स्टेबल ज़्यादा होगा, इसीलिए ये स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्ज साथ में है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर थे, ये क्या हुआ होगा, ये इधर आया होगा, ये इधर आया होगा, तो ये फोटो बना होगा, इस पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है? और अगर इसकी वाइस वर्सा पॉसिबिलिटी अपन देखें कि ये सिर्फ एक स्टेप से हो गया, ये देखो, इसको देखो आप, इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट, लेकिन ये चीज़ कैसे हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड को शिफ्ट ही नहीं किया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसकी बात करें, यहाँ पे ये न्यूट्रल है और ये चार्ज्ड है, तो कौन स्टेबल हो जाएगा? न्यूट्रल। क्लियर? अब कहने का मतलब है ये तीनों लोग एग्जिस्ट कब करेंगे? O प्लस, N प्लस और F प्लस, जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा एग्जांपल से ही क्लियर होगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, अगला फोटो ये बना। क्लियर? इस सिचुएशन में देखिए ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ऑक्सीजन के पास बहाना है इलेक्ट्रॉन देने का, इस वजह से ये स्टेबल होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? अब देखते हैं एक और रूल था जो नेगेटिवली चार्ज। ये 2 स्ट्रक्चर हमें दिए हुए हैं बच्चों, एक में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, एक में ऑक्सीजन पे है। किस में फ़ायदे की बात है? एक तो दिया है कार्बन, एक दिया है ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखना कौन पसंद करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करेगा, तो ऑक्सीजन इसमें नेगेटिव चार्ज रखना पसंद कर रहा है, इसीलिए कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा फेवरेबल होगी? सेकेंड। क्लियर? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। क्लियर? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट आता है बहुत इंटरेस्टिंग, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है? देखिए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स which are isostructural are complete and complete octet of each and every atom is known as equivalent structure। यानी कि एक ही कंपाउंड के ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते जाए तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते जाएंगे। अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर होगा। RO माइनस, इसका आप कुछ भी कर लो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद कार्बोक्सिलेट आयन, जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने 11th में अच्छे से बनाया होगा, इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है? ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इधर जाए, ये इधर जाए, तो बच्चों इसमें दूसरा फोटो क्या बना? ये बना। तो इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा? RCO
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इसके कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं बच्चों? 2। इक्विवेलेंट रेजोनेंस मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ। क्लियर? एक तीसरा स्ट्रक्चर और बनाते हैं। इसमें ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा? एस ओ डबल बॉन्ड ओ, ये। क्लियर? ये इधर, ये इधर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। फिर अपन हाइब्रिड बनाते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, एस ओ। तो हाइब्रिड में क्या होगा बच्चों? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, आपको स्टेबिलिटी अगर बताने का इसमें से कहा जाए तो आप किसको चूज़ करोगे? इसकी जो सिंपल सी स्टेबिलिटी है हम किस तरीके से चूज़ करेंगे? 3, 2 एंड 1। क्लियर? जितने ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों उतने ही ज़्यादा हमारे स्टेबिलिटी होगी। क्लियर? अब अगला टॉपिक पढ़ने से पहले एक रेजोनेंस का एक और एप्लीकेशन बताते हैं। रेजोनेंस में अभी अपन ने पढ़ा है कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, तो अब ये अपन बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ कैलकुलेशन। क्लियर? बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा रूल हम बनाएंगे। पहला, जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड विल ब्रेक बाय रेजोनेंस, यानी कि पाई बॉन्ड रेजोनेंस करके टूटेगा। क्लियर? इफ resonance is more then it will break more। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा जितना जल्दी टूटेगा। क्लियर? यानी कि पाई बॉन्ड रेजोनेंस करके ब्रेक होगा। अभी मैं इसको अपने को याद रखना है, उस फॉर्मेट में भी बता दूंगा। इफ रेजोनेंस is less then it will break less। क्लियर? यानी कि अगर मैं टेक्सटिंग लैंग्वेज में लिखूं, पाई बॉन्ड रेजोनेंस से ब्रेक होगा, ज़्यादा रेजोनेंस तो ज़्यादा ब्रेक। क्लियर? ये बात आपने याद रखनी है। जिस तरीके से दोनों में से जो भी आपको तरीका सूटेबल लगे आप उससे से याद रख लीजिए। क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि यहाँ कहीं रेजोनेंस होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये 4 कंपाउंड हमें दिए गए हैं, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। सबसे पहले इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है, इसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर? इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है। हमें बॉन्ड लेंथ बतानी है। एक चीज़ की तो गारंटी है, ये बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है, सबसे छोटा होगा।
ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा होगा, ये सिंपल है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? L4। अब कंपटीशन आता है L3, L1 और L2 में। देखिए ये पाई बॉन्ड तो हिल भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा तो कौन हो गया बच्चों? L3। अब बात करते हैं, ये जो आपका L2 है ये ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है। ज़्यादा रेजोनेंस करेगा तो ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा टूटेगा तो ज़्यादा सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे। क्लियर? तो यहाँ क्या आ जाएगा? L3। वो उस पेन से लिख लेता हूँ, सॉरी L2, और उसके बाद कौन आ जाएगा बच्चों? L1। क्लियर है ये बात? एक बार वापस देखते हैं। हमें चारों में बॉन्ड लेंथ बता दी है, मतलब कौन सा बॉन्ड बड़ा है कौन सा बॉन्ड छोटा है। एक सामान्य जानकारी कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड से बड़ा होता है, डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है। क्लियर? तो प्योर सिंगल बॉन्ड किस में दिख रहा है? फोर्थ में। तो फोर्थ में दिख रहा है प्योर सिंगल बॉन्ड, तो सबसे बड़ा आपका ये हो गया। क्लियर? इसके बाद प्योर डबल बॉन्ड किस में दिख रहा है? L3 में, तो ये सबसे छोटा हो गया। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा रेजोनेंस करेगा, जो ज़्यादा टूटेगा, और अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो उसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा? सिंगल बॉन्ड का। क्लियर? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। बेंजोइक एसिड। देखिए ये तीनों में हमें कहाँ से बॉन्ड लेंथ बतानी है? अब इसकी बॉन्ड लेंथ बतानी। ये L1 हो गया बच्चों, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया। यानी कि सिंगल बॉन्ड, एक चीज़ याद रखना, जो सिंगल बॉन्ड है वो रेजो करके डबल में कन्वर्ट होता है। तो जो सिंगल बॉन्ड है किस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है बच्चों? L2 में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्लियर? अब हमें ये देखना है कि कौन से कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो L2 में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्लियर? तो जो बॉन्ड लेंथ है सबसे बड़ा वाला बॉन्ड, यानी कि जो प्योर सिंगल बॉन्ड है वो कौन सा होगा? L2। इसके बाद बच्चों में बात करता हूँ L1 और L3 में। इसमें तो ये भी रेजोनेंस करवा रहा है, तो ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे तो L3 जो होगा आपका वो सबसे खराब, और L1 जो है वो मिडिल में आ जाएगा। क्लियर? सिंपल सी जानकारी है। इसके लिए अपन एक चीज़ याद रख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इज directly proportional to resonance of pi bond। कैसे? देखते हैं। एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए हमें कौन सी लेंथ बतानी है? ये L1, ये L2,
ये L3। क्लियर? इधर किसी प्रकार का रेजोनेंस नहीं है, ये इधर जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है बच्चों? थर्ड में। तो जो बॉन्ड लेंथ होगी आपकी सबसे ज़्यादा किस में होगी? वो होगी L1 में, उसके बाद L2 में, और उसके बाद किस में? L3 में। क्लियर? क्लियर? यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, लोन पेयर मेक्स पाई बॉन्ड फ्रॉम रेजोनेंस। क्लियर? ये चीज़ क्लियर है आपके? अब देखिए, एक पॉइंट और आपको मैंने पहले भी बताया था, मोर रेजोनेंस of pi bond, more resonance of pi bond, hence bond length will decrease। कैसे देखते हैं? ये एनिलीन है, ये पैरानाइट्रो एनिलीन है, और ये सिंपल साइक्लोहेक्सेनामीन है। क्लियर? साथ में IUPAC नेम की प्रैक्टिस करते जाएं। हमें बताना है L1, L2 और L3। ये इधर आएगा, यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस होगा क्योंकि NO2 का भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? L3 की। उसके बाद इधर रेजोनेंस कम हो रहा है, इधर रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा रेजोनेंस मतलब ज़्यादा पाई बॉन्ड बढ़ेगा, ज़्यादा पाई बॉन्ड बनेगा मतलब वो और स्मॉल होता जाएगा। क्लियर? तो L3, अब ये इसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं, पाई बॉन्ड मोर, पाई बॉन्ड लेस। क्लियर? एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार इसको स्टूडेंट को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा करें, किसकी बॉन्ड लेंथ कम करें। क्लियर? तो इसमें सबसे ज़्यादा L3, इसके बाद L1, और उसके बाद कौन आएगा आपका? L2। क्लियर? क्लियर है? अब बात करते हैं अपन कि क्या और कोई इफेक्ट जो है बॉन्ड लेंथ में कोई तरह का असर डाल सकते हैं, तो देखते हैं कौन से हैं वो। एक आता है बच्चों SIR इफेक्ट, सर इफेक्ट बोल दो आप इसको। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस में किसी तरह का कोई न कोई बाधा आ जाना। इसका क्या ये होता क्या है, ज़रा समझते हैं इसको। ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, सिग्मा बॉन्ड rotation decreases or
termination of resonance is known as SIR. एक खास बात है इसकी, खास बात यह है कि ओनली फॉर sp2 हाइब्रिड और प्लेनर ग्रुप्स। अब बात करेंगे कि ये कैसे पता लगेगा कि किसमें ये लगेगा या नहीं लगेगा, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। देखिए किस तरह से बेंजीन के ऊपर अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ है और इसके यहाँ पर कोई ग्रुप लगे हुए हैं जो इससे टकराएंगे, ये लोग इससे कोलाइड करेंगे। इससे अगर ये कोलाइड करेंगे तो ये घूम जाएगा, और अगर सॉरी यहाँ पे लोन पे नहीं है, ये अगर घूम गया तो ये इसके प्लेन से बाहर हट जाएगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या इसमें लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये इस ग्रुप को घुमा देंगे तो यहाँ पे ऐसा ही, यहाँ पर किसी भी तरह का SIR इफेक्ट जो है एप्लीकेबल होगा। क्लियर? अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, साइनाइड। यहाँ पे आप कितने ही बड़े बड़े ग्रुप लगा लो, लेकिन ये प्लेनर है sp एविडेंट, मतलब नो SIR, हिलेगा ही नहीं। ये प्लेनर है तो ये मूव कर ही नहीं सकता है। अगर मूव नहीं कर सकता है तो यहाँ पर किसी भी तरह का SIR इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। क्लियर? अब हम इसके बारे में बात करेंगे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। इस पर क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये दो कंपाउंड है, हमें ये पूछा है ये L1 है और ये L2 है, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेशन बतानी है। बच्चों एक सिंपल सी बात है, इसमें रेजोनेंस होगा तो सिंगल पे डबल आएगा, तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर आएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड ड्यू टू SIR। ओके, अगर ये SIR है तो सीधा सा आंसर क्या निकल गया? L2 इज ग्रेटर वन L1। हमें बस क्लिक होना चाहिए कि इसमें SIR लग रहा है या इसमें SIR नहीं लग रहा है। क्लियर? बॉन्ड लेंथ कैलकुलेशन के लिए आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ जो आपको घर पे करना है। ये है बच्चों L1 और ये है L2, आपको रिलेशन बताना है L1 और L2 में। क्लियर? ये क्वेश्चन। अब हम ये बात करते हैं, अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसकी हेल्प से हम केमिस्ट्री के बहुत से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट है, इसके बहुत सारे नाम हैं बच्चों। पहला इसको बोलते हैं सिग्मा एंड पाई कॉन्जुगेशन, एक इसका नाम होता है बेकर नेथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर? अब ये होता क्या है? बेसिकली ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रेजोनेंस होता है। अभी तक हमने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लोन पेयर का रेजोनेंस पढ़ा था, इसको बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। क्लियर? इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक्सटेंशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड थ्रू CH बॉन्ड, इसमें ध्यान रखिएगा CH बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन या बेकर नाथन इफेक्ट। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर नो बॉन्ड रेजोनेंस का क्या मतलब है? ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब हम इसका यूज़ क्या करते हैं? हम इसका केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एक तो अपन ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंडक्टिव के थ्रू बताई थी,
अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू बताएंगे। उसके बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इनके जेई में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन को कैसे इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले बच्चों देखो इधर, ये एक कंपाउंड है कार्बोकैटायन CH3+। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बच्चों? sp2, 3 बॉन्ड है तो प्लेनर, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। क्लियर? तो ये एक प्लेनर है, तो इसमें रेजोनेंस की कंडीशन तो हो सकती है। तो अब किस तरीके से होती है देखो इधर, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि ये एक्चुअल में जो सिंगल बॉन्ड है जिसकी लेंथ कितनी होती है? अराउंड 1.54 एंगस्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, आपको जितना दूर दिख रहा है ना, इतना दूर है नहीं, कि इसके बिल्कुल बाजू में है और बिल्कुल इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है ये भी इसके ऊपर है। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन ये इससे ओवरलैप होके रहता है इस तरीके से, ये कार्बन इस पर ओवरलैप होके रहता है। ओवरलैप होके अगर रहेगा, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस। तो इस रेजोनेंस, इस ओवरलैपिंग को ही बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये होती है डिफ्यूज हाइड्रोजन की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? डिफ्यूज हाइड्रोजन की वजह से। क्लियर? अब इसको ऑन पेपर समझते हैं। ऑन पेपर समझने का मतलब कि हम कॉपी में कैसे लिखेंगे। अब आप एग्ज़ाम में यहाँ पे हाइड्रोजन तो हिलते डुलते दिखा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको बताता हूँ, आपका दिमाग चलना चाहिए इसमें। देखिए, ये प्लस चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हाँ, हाइड्रोजन जो होता है, ये पड़ोसी जो डिफ्यूज़ हो रहा था यहाँ पे देखिए, ये रहा, ये अपने इलेक्ट्रॉन की बलि देता है और ये इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है। क्लियर? तो थोड़ी देर बाद फोटो कैसे दिखेगा? इसको कोई फ़र्क नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो अपन यहाँ पे इसको कैसे दिखाएंगे बच्चों? हम इसको यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे, हवा में। कहने का मतलब है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे चुका है, यानी कि डिफ्यूज़ हो चुका है, ओवरलैप हो चुका है, लेकिन ऑन पेपर आप इसको हवा में दिखाओगे। क्लियर? तो इस हाइड्रोजन की हेल्प कौन करेगा? ये पड़ोसी हाइड्रोजन। तो थोड़ी देर बाद इसको ऐसे दिखाओगे तो अगला फ़ोटो कैसा बनेगा? यहाँ पे H+ आ गया, C, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया H, इसको कोई फ़र्क नहीं, ये CH2, डन। फिर अब इसकी मदद कौन करेगा? आपको समझ में आ चुका होगा इतनी कहानी। ये वाला इसकी हेल्प करेगा, तो ये वाला इसकी हेल्प करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये H, C, H, इधर कौन सा चार्ज बच्चों? प्लस। बेसिकली रेजोनेंस में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते थे और जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती थी उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब क्या होता हुआ दिख रहा है तुम्हें बच्चों? ये डबल बॉन्ड वापस इसकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये तो जितना डिफ्यूज़न होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो ओवरऑल क्या बनेगा बच्चों? देखिए इधर, ये वापस से ऐसा फ़ोटो बन गया। तो आप कहोगे सर इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा क्या हुआ है आपको, कि कंपाउंड बार बार अपनी पोजीशन बदल के ओवरऑल वहीं आ गया जैसा रेजोनेंस में होता था। और इस कहानी की वजह से इसको क्या बोलेंगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर? नो बॉन्ड रेजोनेंस। सवाल यह था इसका हाइब्रिड बनाना है, तो इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा? इसका हाइब्रिड बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है। ये H, C, H, H, इनका बॉन्ड टूटता गया, ये बॉन्ड परमानेंट था, ये बना। CH2 को कोई फ़र्क नहीं, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये इसका हाइब्रिड बन गया। तो बच्चों एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बने? 1, 2 और 3। ये तो इस लौट के ही आ गया वापस। तो इसके 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बने और इसके पास ये कार्बन है, इस कार्बन को बोलेंगे बच्चों अल्फ़ा कार्बन, और इससे जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन क्या होंगे? अल्फ़ा H। तो अल्फ़ा H कितने हुए? 3 अल्फ़ा H। तो 3 अल्फ़ा H हुए तो 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हुई।
अब एक क्वेश्चन आप बताएं, ये मिथाइल है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों? कोई लोग 3 सोच रहे होंगे, वो उनको बता दो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसका पड़ोसी होना चाहिए, इसका पड़ोसी तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। इधर कितने हैं बच्चों? ये अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा एच। इधर कितने हो जाएंगे बच्चों? 6 अल्फा एच। और 3 डिग्री में क्या हो जाएगा? 9 अल्फा एच। यानी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ कितना आ गया ओवरऑल रिजल्ट आपका? 9 अल्फा एच। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? 3 डिग्री, उसके बाद कौन हुआ? 2 डिग्री, उसके बाद कौन हुआ? 1 डिग्री, उसके बाद क्या हुआ? प्लस। इसको बोलते हैं बच्चों रिलेटिव स्टेबिलिटी। ओवरऑल जो कार्बोकेटाइन स्पीसीज है वो क्या है आपकी? अनस्टेबल है। लेकिन रिलेटिवली अगर बात करें, कैसे कि 2 बच्चे फेल हो गए, अब आपको बताने होंगे कि 2 बच्चे कमज़ोर थे। हाँ, दोनों ही कमज़ोर थे। अब रिलेटिवली कौन कमज़ोर था? तो जैसा कि इंडिया में चलता है, अब मार्क्स से देखेंगे, एक के 100 में से 3 मार्क्स आए, एक के 100 में से 4 मार्क्स आए। तो कौन ज़्यादा कमज़ोर हुआ? 3 मार्क्स वाला। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव कंपैरिजन। हालांकि कमज़ोर दोनों ही हैं, लेकिन रिलेटिव कंपैरिजन में क्या होगा? जो 3 मार्क वाला वो ज़्यादा कमज़ोर और 4 मार्क्स वाला कम कमज़ोर। क्लियर? ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ जो अपने को अभी यहाँ पे याद रख लेनी है, ये जिसका डेमो अपन ने थोड़े दिन पहले लिया था। पहले डिग्री लिखते हैं बच्चों, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। कहानी तो यहीं पे क्लियर हो गई होगी। इसके अल्फा एच कितने होंगे? ये इधर 2 छुपे हुए हाइड्रोजन है, अल्फा एच 2। कहीं अगर हाइड्रोजन में गलती भी हो जाए तो आप लोग सही कर दीजिएगा। हो नहीं सकता कि सारा आदमी हमेशा सही करे, कभी गलती भी हो जाए तो ये मत सोचना सर को आता नहीं है। अल्फा एच हो गया आपका 5, और इधर अल्फा एच कितने हो गए बच्चों? ये 3 हाइड्रोजन यहाँ छुपे हुए हैं, 2 मेरे यहाँ छुपे हुए हैं, 2 यहाँ छुपे हुए हैं। इन शॉर्ट 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। तो अल्फा एच कितने हो गए? 3, 2 और 2, दैट इज़ 7। तो फिर स्टेबिलिटी क्या हो गई? स्टेबिलिटी आपकी ये हो गई। क्लियर? अगली कहानी में बढ़ते हैं आगे। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री। आपको कि सर ये तो बहुत सिंपल कहानी है, आप सीधा ही लिख दो ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन अपने को शॉर्टकट नहीं अपनाना है ना, अल्फा एच गिनना है। अल्फा एच यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 1। यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं? इसका 1 एच, इसके 2 एच, अल्फा एच हो गए 3। इसके अल्फा एच कितने हो गए? 2, 2 4 और 3 7। क्लियर? इन शॉर्ट अभी तक अपनी कहानी सही चल रही है। लेकिन बच्चों हमें कभी भी इतनी लापरवाही नहीं करनी है कि हमें लगे कि हाँ सीधा 3 डिग्री लगाया और कहानी ख़त्म। कैसे? अगला सवाल। अगले सवाल में देखो बच्चों, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। अब सांस से फूलने वाला क्वेश्चन आ गया। इधर अल्फा एच 4 है, इधर अल्फा एच 4 है, इधर 7 है। तो एक चीज़ की तो गारंटी हो गई भाई 3 डिग्री है। अब इन दोनों में कैसे बताओगे? तो अब अपना हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर अल्फा एच गिनवाएगा। गिन लेते हैं अल्फा एच। अल्फा एच कितने हैं बच्चों? इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो इसका आंसर किससे नहीं निकलेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन से तो नहीं निकलेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे कहानी फंस गई, क्या करें भाई? तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इंडक्टिव इफेक्ट नाम की चीज़, याद है आपको? याद होगी। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो ये देखो प्लस आई, सॉरी मिटा दिया मैंने, प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। आपको क्या प्लस आई कहाँ है? ये रहा प्लस आई। अब प्लस आई बच्चों किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस किसकी पास में? ये ज़्यादा पास में, तो ये ज़्यादा स्टेबल करेगा। क्लियर? तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ फिर? इसको ABC नाम दे देता हूँ मैं, सॉरी, A, B और C। यानी कि C सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद B, उसके बाद A। यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे बच्चों? इंडक्टिव। याद रखिएगा, जब हाइपर कॉन्जुगेशन फेल हो जाए तभी दिमाग लगाना है। क्लियर? अगला सवाल। ये भी 2 डिग्री, ये भी मेरा 2 डिग्री। क्लियर? अब आंसर कैसे निकालें? इसके अल्फा एच, सेम अल्फा एच। अब इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है इधर? माइनस आई।
इसका किसका माइनस आई, माइनस आई स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, माइनस आई स्टेबिलिटी कम करेंगे। क्लियर। अब माइनस आई स्टेबिलिटी को कम करेंगे, इसका मतलब ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, गरीब को और ज़्यादा गरीब कर रहा है, तो अनस्टेबल कर रहा है, तो ए और बी नाम दे दूँ इसको, तो ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। क्लियर। बार बार देख लिए कह रहा हूँ मैं, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। क्लियर। अगला सवाल पे सबसे पहले डिग्री लिख लो, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो भाई आपको पता है कि कन्फ्यूज़न कौन क्रिएट करेगा, दोनों 1 डिग्री। देख लेते हैं क्या कहानी है इनकी। इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास कितने, इधर 3 और 2, ये तो खतरनाक हो गया, ये तो 8 हो गए इसके पास अल्फा एच। इसके पास कितने हो गए, 3 और 1 4 हो गए, ठीक है। इसके पास कितने 2, हाँ ठीक है, हो गया काम। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, इनको ABCD नाम दे दो। ABCD में क्या होना चाहिए भाई, ABCD का सिंपल है कि सबसे ज़्यादा होना चाहिए B, उसके बाद होना चाहिए C, उसके बाद होना चाहिए D, उसके बाद कौन होना चाहिए A। कहानी ख़त्म। कहने का मतलब है हमारा काम किसने सॉल्व कर दिया बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन ने। क्लियर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, हरा कलर ले लेते हैं। अल्फा एच काउंट करो, अल्फा एच है 7, अल्फा एच है 5, अल्फा एच है 3। क्लियर। खुली आंखों से आपको अगर दिख रहा हो तो क्लियर। तो ख़त्म कहानी, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है। अब थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसे है भाई, ये देखो, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी भी डिग्री 2। अल्फा एच गिनो, अल्फा एच इसके कितने 4, अल्फा एच इसके कितने 4। वाह। अब क्या करें, अल्फा एच भी 4, डिग्री भी 4। अब क्या करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव, यानी कि इधर प्लस आई ज़्यादा लग रहा है, और प्लस आई कार्बोकेटाइन को क्या करते हैं बच्चों, स्टेबल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्लियर। ये सवाल ऐसा जाना पहचाना लग रहा है, ये सवाल आप आया हुआ है कहीं पे। 2 डिग्री 2 डिग्री। क्लियर। ये भी प्लस आई से भी किया है ये क्वेश्चन अपन ने, तो जब विच इज मोर स्टेबल दिस। क्लियर। अब आते हैं आगे। सबसे पहले डिग्री लिखो, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है। अब जिसने डिग्री वाला रट रखा है उनकी कहानी यहाँ फेल हो जाएगी। कैसे, सिंपल सी बात है भाई, आप 2 डिग्री को नहीं कर, यहाँ पे देखिए एक खास चीज़ हो रही है, डबल सिंगल और प्लस चार्ज रेजोनेंस हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस। ये आपको बता दूँ, ये अलाइल है, अलाइल है, तो इसका मतलब इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये बनेगा, 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये 1 डिग्री 2 डिग्री। इसका मतलब अलाइल तो सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद नॉर्मल कहानी 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल और भी खतरनाक। क्या हो रहा है इसमें, ये आपका कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। अब 2 डिग्री क्यों है, ये 2 कार्बन से ही जुड़ा है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन नहीं है। ये कौन है, ये 1 डिग्री मान लो इसको, और ये कौन है आपका, कौन सा है, क्या है, 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। क्लियर। अब देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, CH3 ओके, इधर भी है, इधर एक खास चीज़ हो रही है, उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, रेजो प्लस एच, यहाँ क्या हो रहा है, रेजो प्लस एच, लेकिन अल्फा एच यहाँ कितने हैं 3, यहाँ एच कितने हैं 6। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली एस प्लस एच, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि अल्फा एच कितने 4, यहाँ कितने हैं अल्फा एच 2।
तो सबसे कम स्टेबल तो बच्चों मेरा, इनको 1 2 3 नाम देता हूँ मैं, तो सबसे कम तो आपका कौन होगा, 4। उसके बाद कौन आएगा, 3। अब इधर दोनों में रेजो है, रेजो दोनों में है, तो अल्फा एच पे बात हो, यहाँ अल्फा एच कितने बच्चों, 6, और यहाँ अल्फा एच कितने, 3, हो गई काम खत्म। ये 1 और ये कौन हो गया, 2। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, कई बार ये पूछा भी गया है एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और हमें बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि अल्फा एच कैलकुलेट करना, सारे इफेक्ट धीरे धीरे मिक्स होते जाएंगे बच्चों। क्लियर। अभी हम थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके बारे में हम कुछ चीज़ें और बताएंगे कि जैसे किस तरीके से ये हर छोटी मोटी चीज़ को इफेक्ट डालता है केमिस्ट्री में। क्लियर। अब बात करते हैं भाई रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन तो हम जानते हैं ये डबल बॉन्ड, उसकी स्टेबिलिटी कैसे बतानी है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन CH बॉन्ड इज नेक्स्ट टू पाई बॉन्ड देन फील्ड ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा ओवरलैप विद पाई ऑर्बिटल ऑफ ABMO। ये जितना पढ़ने में आपको खतरनाक लग रहा होगा, ये उतना ही ईजी है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ओवरलैपिंग क्या होती है, जो सिग्मा ऑर्बिटल जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। ये सिग्मा ऑर्बिटल है CH के, अब इसके तो सब कुछ फिल है, इसमें तो सब कुछ भरा पड़ा है। इसका BMO जो है वो क्या है, कंप्लीट है। तो अगर BMO कंप्लीट है बच्चों, तो जगह कहाँ बची, तो जगह किस में बची बच्चों, ABMO में। किस में बची, ABMO में। क्लियर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ABMO क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, वापस वही हवा वाली सिचुएशन देखो, तो क्या होगा इसमें, इसने यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन की बलि दे दी, तो इस पे प्लस चार्ज, फिर थोड़ी देर बाद फोटो ऐसा बनेगा। क्लियर। और ओवरऑल हाइब्रिड कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो इसमें भी इसके अल्फा एच कितने हुए बच्चों, अल्फा एच 3। तो कहानी ले दे कि किस पे घूम रही है, अल्फा हाइड्रोजन पे। अल्फा हाइड्रोजन गिनो, कहानी खत्म। एक सवाल देखो, ये 2 एल्कीन दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ 3H, यहाँ पे 3H, तो इसमें तो बहुत हो गए भाई। अल्फा एच कितने हो गए, 3 3 6 10, इधर कितने हो गए, 4। कौन है ज़्यादा स्टेबल, इस पर कितने है, 10 है या 4 है, 4 है। इसमें बात करो, इसके ओवरऑल एल्कीन को देखना है हमें। इसके अल्फा एच कितने हुए बच्चों, 2। ये अल्फा एच नहीं होगा। इसके अल्फा एच कितने हुए बच्चों, 6। क्लियर। तो इसकी तो कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि एल्कीन का कंपैरिजन। हम सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, अल्फा एच इससे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ओवरऑल एल्कीन को देखा जाता है। तो मैं सबसे पहले ये करूँगा, अल्फा एच लिख लूँ, और अल्फा एच अगर लिख लूँगा मैं, इसके कितने हो गए बच्चों, अल्फा एच हो गए 12, और अल्फा कार्बन कितने हो गए, 4। देख रहा है बच्चों आपको, ये अल्फा कार्बन लिख देता हूँ, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। क्लियर। इधर अल्फा कार्बन कितने हो गए आपके, 3, और अल्फा एच कितने हो गए, 9। ये नॉट अल्फा एच, क्योंकि ये कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। क्लियर, इट इज सिंपल हाइड्रोजन। इधर अल्फा एच कितने हो गए, 6। इधर अल्फा एच कितने हो गए, 6। इधर अल्फा एच कितने हो गए, 6। क्लियर। अब कहानी फंस गई भैया, हमने तो ये पढ़ा था कि ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन तो ज़्यादा स्टेबिलिटी। चलो इसका भी कुछ कर लेते हैं। अब देखो CH3 का नेचर कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। बच्चों तो CH3 क्या करेगा, एक इफेक्ट लगाएगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। ये जैसे हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी मैं बता देता हूँ आपको।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और लास्ट में आता है CH3 माइनस। सॉरी मैंने विपरीत बता दिया आपको। इसमें आएगा सबसे पहले CH3 माइनस, उसके बाद CH3 CH2 माइनस, उसके बाद 2 डिग्री कार्ब एनायन, उसके बाद 3 डिग्री कार्ब एनायन। क्लियर। और जबकि कार्बोकैटायन में क्या होता है, कार्बोकैटायन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेटायन। क्लियर। तो बच्चों इसमें आप देखोगे तो ये कैसी सिचुएशन बनी, 1 डिग्री लाइक, और इसमें कैसी बनी बच्चों, 2 डिग्री लाइक। मैं कंपैरिजन इन दोनों का कर रहा हूँ ना, इन दोनों का। तो अब देखिए इधर जब इन दोनों की कंपैरिजन किया, 1 डिग्री और 2 डिग्री विच इज़ मोर स्टेबल, 1 डिग्री। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया तो ज़्यादा स्टेबल कौन आया बच्चों, ये, इसको बोलते हैं जैम। एक ही कार्बन पे जब 2 ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जैम। अब ये है बच्चों ट्रांस, इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, और ये है सिस। और ट्रांस और सिस में हमेशा ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बच्चों, ट्रांस। क्यों, लेस स्टेटिकली हिंडर्ड। क्लियर। अब इधर तो कोई कंपैरिजन नहीं, अल्फा एच कितने 3, इधर अल्फा एच कितने 0, तो यहाँ कौन डोमिनेट कर गया बच्चों, आपका 3 वाला। क्लियर। कार्ब एनाइन के बारे में बात बता रहा था मैं, कार्ब एनाइन की वापस बता देता हूँ मैं। CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो स्टेबिलिटी है प्लस आई एनाइन की कम करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, और अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर। यहाँ तक अपन एल्कीन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में बाकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके बाद में क्या है। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा, एल्कीन की स्टेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको ये करने हैं। ये करिएगा, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ठीक है,